आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कुछ साल पहले जब मैं अपने गांव में रहा करता था तो उस समय मेरे जीवन में एक रात ऐसी गुजरी जिस रात को याद करके आज भी मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। और उस घटना के कुछ दिन बाद मैं गांव छोड़कर शहर आ गया। दरअसल वाकया कुछ यूं था कि एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 1 बजे का। इतनी रात गए दरवाजे पर हो रहे दस्तक से मैं हैरान हो गया, मगर मुझे उस समय डर नहीं लगता था तो मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गया। दिसंबर का आखिरी हफ्ता होने के कारण ठंड काफ़ी थी, तो इतनी ठंड में इतनी रात गए दरवाजे पर कौन होगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर खटखट और तेज हो गई, तो मैं बिस्तर पर से उठा और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही ठीक मेरे सामने मेरे मामा खड़े थे। इतनी रात गए मामा को अचानक दरवाजे के बाहर पाकर मैं एकदम से चौंक गया और मामा से बोला, क्या बात है मामा, आप इतनी रात गए? यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? आइए घर के अंदर आइए। इस पर मामा ने कहा, वो तुझसे मिलने का मन कर रहा था इसलिए चला आया। मगर ना जाने क्यों मामा घर के अंदर नहीं आ रहे थे। मैंने 2-3 बार मामा को घर के अंदर भी बुलाया तो मामा ने कहा, अमित तू मेरे साथ चल, तुझे कुछ दिखाता हूँ। मामा की ये बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया कि भला इतनी रात को मामा मुझे क्या दिखाने आए हैं। इसके बारे में मैंने मामा से पूछा भी, मगर उन्होंने बस यही कहा, मेरे साथ चल, मैं दिखाता हूँ। मामा की बात मैं काट भी नहीं सकता था, तो मैं घर के अंदर गया और ठंड के कपड़े पहनकर एक टॉर्च लेकर मामा के साथ चलता बना। घर से बाहर निकलते ही कड़कड़ाती ठंड के कारण मेरे हाथ पैर जोर जोर से कपकपाने लगे। मगर हैरत की बात तो ये थी कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी मामा बस एक शर्ट पहने हुए थे, तो क्या उन्हें ठंड नहीं लग रही? ये सवाल जहन में उमड़ते ही मैंने मामा से पूछा, तो मामा ने इसका जवाब दिया, नहीं नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। मामा का ये जवाब इतनी ठंड में चौंका देने वाला था। रात काफ़ी हो जाने के कारण नींद ने सारे गांव को अपने आगोश में ले लिया था। दूर दूर तक इस ठंड में हमारे अलावा इंसान तो दूर, एक कुत्ता तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अंधेरा तो इस कदर फैला हुआ था कि मानो यह गांव इस दुनिया में हो ही ना। मेरे टॉर्च जलाते ही हमें दूर दूर तक घने कोहरे के अलावा और कुछ नहीं दिखा। बस हल्की धुंधली रोशनी में हम शमशान जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। मगर ऐसा क्यों? मामा मुझे शमशान की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? ये बात मेरे जहन में उठते ही मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी, जिस पर मैंने मामा से कहा, मामा हम शमशान की तरफ क्यों जा रहे हैं? इस पर मामा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने हाथ के इशारे से मुझे आगे बढ़ते रहने को कहा। मगर इस बार मुझे मामा का बर्ताव कुछ बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि मेरे मामा इतने चुप रहने वाले इंसान नहीं हैं। वो तो इतना बकबक करते हैं कि हमें ही उनको चुप रहने के लिए बोलना पड़ता है। मगर आज मामा को क्या हुआ है? ये सोचते सोचते मैं मामा के साथ गांव से काफ़ी आगे निकल आया, वो भी इतना आगे कि गांव का कोई भी घर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, और यहाँ से शमशान करीब 10 मिनट की ही दूरी पर था। तो क्या मामा मुझे शमशान ले जा रहे हैं? ये सोचकर अभी मैं एक कदम बढ़ा ही था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन की घंटी सुनकर मुझसे कुछ आगे चल रहे मेरे मामा एकदम से भागकर मेरे पास आ गए और मुझे फ़ोन निकालने से मना करने लगे।
मगर ऐसा क्यों? मामा मुझे फ़ोन निकालने से क्यों मना कर रहे हैं? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। खैर, कुछ देर फ़ोन ऐसे ही बजने के बाद फ़ोन की रिंग बंद हो गई, जिसके बाद पता नहीं क्यों मामा ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मामा को अचानक रोता देख मैं और सहम गया कि मामा रो क्यों रहे हैं। मेरे लाख पूछने पर भी मामा ने रोने का कारण नहीं बताया। मेरे काफ़ी समझाने और चुप कराने के बाद मामा रोना बंद करके वापस शमशान की ओर आगे बढ़ने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे था, मगर कुछ दूरी पर तो मैं चुपचाप अपनी जेब से फ़ोन निकाला और चेक करने लगा। तो अभी अभी कुछ देर पहले मामी जी का कॉल आया था। मामा मेरे साथ थे और मेरे फ़ोन में मामी जी का कॉल आया। ये बात मेरे समझ से बाहर थी, तो मैंने चुपचाप वापस से मामी जी को कॉल लगाया। तो मामी जी के कॉल उठाते ही उन्होंने जो कहा वो सुनकर इतनी ठंड में भी मैं पसीने से लथपथ हो गया और मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा, क्योंकि मामी जी का ये कहना था कि आज रात 12 बजे हार्ट अटैक के चलते मामा की मौत हो चुकी है। तो मेरे सामने जो आगे चल रहा है वो कौन है? मामा जी की तो मौत 2 घंटे पहले ही हो चुकी है कि तभी मेरे थरथराते पैर आगे बढ़ने की जगह वहीं पर रुक गए और मैंने टॉर्च की लाइट मामा के ऊपर घुमाई। तो टॉर्च की लाइट पड़ते ही मामा पीछे मुड़े, तो इस बार उनका चेहरा काफ़ी बदल चुका था और उनकी आंखें कुछ अजीब चमक रही थी और वो चलते हुए ठीक मेरी ही तरफ आने लगे। ये देखकर मेरे कांपते पैर और जोर जोर से कांपने लगे। तभी मुझे पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनते ही मुझे पता चल गया कि कुछ आदमी किसी लाश को लेकर शमशान आ रहे हैं। और जैसे ही वो लोग मेरे थोड़ा करीब आए तो वैसे ही मामा जी की आत्मा हवा में धुआं हो गई, जिसके बाद मैं भागता हुआ घर आ गया। जिसके कुछ दिनों बाद मैंने अपने दादाजी को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने भी मुझे अपने एक साथ घटी घटना बताना शुरू किया। आज से काफ़ी सालों पहले जब मैं दवा लेकर शहर से गांव लौट रहा था, तो उस वक्त रात का था, जिस कारण रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। सन्नाटा तो पूरे रास्ते पर इस कदर फैला हुआ था कि बस मेरी साइकिल की आवाज़ ही आ रही थी। काफ़ी देर से साइकिल चलाने के कारण मैं काफ़ी थक गया था, जिस कारण मैंने साइकिल को रास्ते के किनारे पर रोका और 5 मिनट आराम करने के बाद वापस से आगे बढ़ने लगा। फिर काफ़ी देर साइकिल चलाने के बाद जब मैंने आसपास देखा तो मैं वापस उसी जगह पर आ गया था जहाँ पर मैं थोड़ी देर पहले रुका था। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया और मुझे पता चल गया कि मैं किसी मुसीबत में फंस चुका हूँ। अभी मैं खड़े खड़े ये सोच ही रहा था कि तभी मेरे बगल के पेड़ से किसी के हंसने की आवाज़ आई। उस हंसने की आवाज़ को सुनकर मैंने जब अपनी निगाहें उस पेड़ के ऊपर घुमाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर एक आदमी और एक बच्चा बैठा हुआ था, जिनकी शक्ल मौत से भी ज़्यादा डरावनी थी। उन दोनों को देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत हैं और शायद ये मुझे मार देंगे। अभी मैं साइकिल लेकर भागने ही वाला था कि तभी वो भूत पेड़ पर से उतरकर मेरे पास आ गए और मेरा गला दबाने लगे। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी वहाँ एक साधु महाराज आ गए और जिन्होंने मेरी जान बचा ली, और उन साधु महाराज ने मुझे घर तक भी छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। आज से 35 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे आज तक मैं भूल नहीं सका।
और जिसे याद करके आज भी मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। उस समय मेरी उम्र यहीं कोई 17-18 साल की रही होगी। घर की आर्थिक हालत खराब होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पर आ गई थी, क्योंकि उन दिनों मेरे पापा की भी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं थी। मैं इधर उधर काम की तलाश में काफ़ी भटका, मगर मुझे किसी भी तरह का कोई काम नहीं मिला। जिसके बाद मैंने लकड़ी बेचने का काम शुरू किया। मैं शाम को लकड़ी लाने जंगल जाता और उन्हीं लकड़ियों को सुबह बाजार में बेचता। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला। लकड़ी बेचकर मेरी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी, जिससे मेरा लालच और बढ़ गया। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि हमारे गांव के जंगल के भीतर एक जगह है जहां लोगों का जाना मना है। गांव वालों का कहना है कि उस जगह पर भूत प्रेतों का वास है। गांव वाले रात में तो दूर, दिन के वक्त भी उस जगह के आसपास नहीं भटकते, मगर जगह पर लकड़ी बहुत ज़्यादा थी। एक शाम जब मैं लकड़ी बेचकर घर लौटा तो मन ही मन में बोला, आजकल लकड़ियाँ काफ़ी कम मिल रही हैं और जंगल में भी अब उतना लकड़ी मिल नहीं रहा। क्यों ना उस जगह से लकड़ी लाने जाया जाए जहाँ लोग जाने से डरते हैं। वहाँ तो काफ़ी सारी लकड़ियाँ हैं और वैसे भी गांव वालों की इन सब बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। जिसके बाद मैंने तय किया कि अभी जंगल ना जाकर अंधेरा होने के बाद जाऊंगा, जब सारे लोग लकड़ियाँ लेकर जंगल से वापस आ जाएंगे, ताकि मुझे कोई देख ना ले। ये तय करने के बाद मैं बस अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगा और देखते ही देखते शाम की हल्की रोशनी रात के अंधेरे में तब्दील हो गई। मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। मुझे यही समय जंगल में जाना बेहतर लगा, क्योंकि अब तक बाकी सारे लोग लकड़ी लेकर आ गए होंगे। जिसके बाद मैंने अपना कुल्हाड़ी उठाया और एक टॉर्च लेकर जंगल की तरफ चलता बना। उस समय हमारे गांव में रात के 8 बजना यानी काफ़ी रात। मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो अंधेरे ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। सारे लोग अपने घरों में जा चुके थे। खैर मैं टॉर्च जलाकर जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। गांव से जंगल जाने वाला रास्ता एक कच्चा रास्ता था, जिसके दोनों ओर घने झाड़ियाँ और लंबे लंबे पेड़ ही थे। वो रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। लंबे लंबे पेड़ों के कारण चांद की हल्की रोशनी भी उस रास्ते पर पहुंच नहीं पा रही थी। एकमात्र रोशनी का जरिया मेरी टॉर्च की लाइट ही थी, वो भी उस घने अंधेरे में कम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर फैला हुआ था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें मुझे साफ सुनाई पड़ रही थी। खैर अभी मैं उस सुनसान कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते पर मुझे काफ़ी सारे नींबू गिरे हुए दिखे। मैंने जब टॉर्च की लाइट से उन सब नींबू को ध्यान से देखा तो उन सारे नींबू पर खून लगा हुआ था। ये देखकर मैं समझ गया कि माजरा क्या है। दरअसल आजकल हमारे गांव में डायन विद्या और काला जादू इतना बढ़ गया है, जिससे सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी लोग तो इसका शिकार भी हुए हैं और कईयों की तो जान भी गई हैं। खैर मैं उन सारे खून से सने नींबुओं से बच बचकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद मैं जंगल के करीब पहुंचा तो पूरा जंगल अंधेरे के गिरफ्त में था। मैं टॉर्च लेकर जंगल के अंदर दाखिल हुआ तो जंगल के अंदर का माहौल और भी ज़्यादा डरावना था। मैंने जब अपनी निगाहें उस जंगल के अंदर इधर उधर घुमाई तो मुझे इतने बड़े जंगल में जानवर तो दूर, एक परिंदा भी नहीं दिखा। मानो इस घने अंधेरे में पूरा जंगल सो गया हो, या फिर किसी के डर के मारे सारे परिंदे कहीं छुप गए हैं। खैर मैं डरता तो था नहीं,
और मुझे उस जगह जाना था जहाँ दिन के वक्त भी कोई नहीं जाता। लिहाजा मैंने हिम्मत बांधा और जंगल के भीतर उस जगह की ओर चलता बना। कुछ देर चलने के बाद मैं उस जगह पर पहुंचा। वो जगह पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था, मगर देखने से मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ किसी आत्मा का बसेरा भी होगा। मैं और देरी ना करके वहाँ गिरे लकड़ियों को इकट्ठा करने लगा। इतनी सारी लकड़ियों को देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ और मन ही मन में कहा, अब यहाँ रोज जाकर लकड़ियाँ ले जाऊंगा। अभी मैं लकड़ी इकट्ठा कर ही रहा था कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने जब उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो मुझे पता चला कि वो आवाज़ किसी औरत के रोने की है, मगर इतने घने जंगल में वो औरत क्यों रो रही है? मैंने जब उस आवाज़ की ओर अपनी निगाहें दौड़ाई तो मैंने देखा कि मुझसे कुछ दूरी पर एक औरत पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। उस औरत को इस तरह रोता देख मैं थोड़ा सहम गया और जल्दी जल्दी लकड़ियां उठाने लगा। अभी मैं जाने ही वाला था कि तभी वो औरत चलकर मेरे पास आई। उस औरत को मेरे पास आता देख मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये औरत मुझसे चाहती क्या है। अब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था कि तभी उस औरत ने अपने हाथ को पेड़ के ऊपर दिखाकर कहा, उसे उतार दीजिए। उस औरत के बोलते ही मैंने जैसे ही पेड़ के ऊपर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल उस पेड़ के ऊपर उसी औरत की लाश एक फंदे से लटक रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो औरत यहीं पर खड़ी है। ये सोचकर मैंने जैसे ही अपनी निगाहें उस औरत की ओर घुमाई तो मेरा कांपता शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया। मेरा पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। दरअसल अब उस औरत का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी शक्ल मौत से भी ज़्यादा डरावनी हो गई थी। मैं समझ गया कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और शायद अब मैं बच नहीं पाऊंगा। अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी उस चुड़ैल ने एक भारी सी आवाज़ में कहा, आज तुझे मरना ही होगा। और इतना बोलकर उस चुड़ैल ने मेरा गला पकड़ लिया। अपनी मौत को अपने सामने देखकर मैं जोर जोर से रोने लगा। मुझे रोता देख पता नहीं क्यों उस चुड़ैल ने मेरा गला एकदम से छोड़ दिया और दोबारा से एक भारी सी आवाज़ में बोली, चले जाओ यहाँ से, फिर कभी मत आना। उस चुड़ैल के मुंह से ये सुनकर मैंने घर की तरफ दौड़ लगा दिया और सीधे घर जाकर ही रुका। घर वालों को पूरी बात बताने के बाद पहले तो उन्होंने खूब चिल्लाया कि मैं उस जगह पर क्यों गया। फिर पापा ने उस जगह के बारे में बताना शुरू किया। दरअसल बहुत साल पहले इस गांव में एक माँ बेटे रहा करते थे। माँ की तबीयत खराब ही रहती थी। बेटा गांव से बाहर कमाने जाता था और रात होने पर लौटता था। उन दिनों हमारे गांव में चोरी की वारदातें बहुत हो रही थीं। गांव वाले रात में आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर शक किया करते थे। एक रात जब बेटा काम से घर लौट रहा था तब गांव वालों ने उसे पकड़कर पीट दिया। गांव वालों का यह कहना था कि यही लड़का चोरी करता है। गांव वालों ने उस लड़के को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई और उसके मरने के गम में आकर उसकी बीमार माँ ने भी जंगल के उसी इलाके में एक पेड़ पर लटक कर फांसी लगा ली। मगर मरते मरते उसकी माँ ने यह कहा था कि वो वापस ज़रूर आएगी, इसलिए जंगल का वो इलाका भूतिया हो गया है। और शायद तुम्हें देखकर उस चुड़ैल को अपने बेटे की याद आ गई होगी, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे
ऐसी ही एक कहानी के साथ